Well, good morning, students. This is your another video lecture of paper 1, and the name of the article is Search of a Fundamental Frame of Reference, that is search for ether. आगे हम पूरा स्टडी करेंगे ईथर क्या है आपके पास। तो फंडामेंटल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जब सर्च करने लगे साइंटिस्ट, ठीक है, तो उसके लिए हमने जो ये थ्योरी पूरी की पूरी जो है उसको समझना ज़रूरी है। देखो इसमें क्या है कि बेस्ड अपॉन न्यूटोनियंस लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉ के बेस के ऊपर न्यूटन हैड इंसिस्टेड टू द एग्जिस्टेंस ऑफ अ फंडामेंटल और एब्सोल्यूट फ्रेम ऑफ रेफरेंस। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग न्यूटन को insisted to the existence of fundamental or absolute frame of reference. This led to search of such a frame. वो कह रहा है कि हमारे पास न्यूटन्स लॉ के कारण और एब्सोल्यूट फ्रेम ऑफ रेफरेंस के कारण कोई एक हमने क्या करवाना है, अगर किसी भी चीज़ की अगर आपने कोई वेलोसिटी सपोज निकालनी है या आपने उसको किसी से कंपेयर ही करवाना है तो आपको एक रेफरेंस चाहिए, ठीक है। तो रेफरेंस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उस रेफरेंस के कारण न्यूटन को इंसिस्ट किया अपने आप को कि हाँ अब मुझे क्यों है कि सर्च करना है कुछ ऐसी चीज़ को जिसके कारण ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया। ये पूरी की पूरी जो है आपके पास अजम्पशंस निकाली गई कि एक जो है फंडामेंटल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा ज़रूर, ठीक है। तो दिस लीड टू सच सर्च ऑफ सच अ फ्रेम। वो कह रहे हैं इन 1864 मैक्सवेल ने डेमोन्स्ट्रेट किया रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म एंड लाइट व्हेन ही गेव हिज फेमस थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो उसने जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ वेव्स जब मैक्सवेल ने अपने लॉज दिए थे इसके अजम्पशंस के बेस पर, तो उससे रिलेशन निकाला इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म एंड लाइट के बीच में। उस थ्योरी के अकॉर्डिंग टू हिज थ्योरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रेवल इन स्पेस विद वेलोसिटी ऑफ लाइट। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वो स्पेस में वेलोसिटी ऑफ लाइट की स्पीड से ट्रेवल करती हैं, जो आपको पता है कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। Since the presence of a material medium was necessary for the propagation of waves, अगर वेव ने प्रोपिगेट करना है तो किसी मीडियम की हेल्प के थ्रू ही प्रोपिगेट कर पाएंगी। वो कह रहा है कि since the presence of a material medium was necessary था for the propagation of waves known as ether। तो उसने बोला कि जो वेव प्रोपिगेट कर रही है वो एक मीडियम की हेल्प से करती है, और वो मीडियम क्या है उन्होंने फ़िलहाल नाम दे दिया उसको ईथर। द एग्जिस्टेंस ऑफ हाइपोथेटिकल मीडियम, उन्होंने अपने आप ये ज्यूम किया कि ईथर की हेल्प से जो है वो हमारे पास वेव्स जो है वो ट्रैवल करती हैं, प्रोपिगेट करती हैं। हाइपोथेटिकल मीडियम नाम दिया ल्यूमिनिफेरस ईथर, और इसको बोल सकते हैं ल्यूमिनिफेरस ईथर या फिर सिंपल ईथर। विच प्रिवेडेड ऑल द स्पेस एम्प्टी, जो पूरे के पूरे खाली स्पेस में भरा हुआ है। अदरवाइज इन दिस यूनिवर्स वॉज कंटेम्पलेटेड, नहीं तो जो है आपके पास इस पूरे यूनिवर्स में जो है वो इट वॉज कंटेम्पलेटेड, ठीक है। तो उसने बोला कि मटीरियल मीडियम जो है वो आपके पास क्या है, ईथर है, जिसकी हेल्प से जो है वेव्स प्रोपिगेट करती हैं। अब हमने अभी पिछले लेक्चर में वेलोसिटी एडिशन थ्योरम करी थी, ठीक है। तो उस वेलोसिटी एडिशन थ्योरम में हमने ये देखा था कि वेलोसिटी इज़ अ वेरिएंट क्वांटिटी। देखा था ना आपके पास क्या क्या कांस्टेंट थे। एक तो आपने सबसे पहले लेंथ निकाली थी, वो कांस्टेंट थी, दैट वाज इनवेरिएंट और एब्सोल्यूट क्वांटिटी। और आपके पास एक्सेलरेशन वाज आल्सो एब्सोल्यूट और इनवेरिएंट क्वांटिटी, लेकिन वेलोसिटी जो थी वो वेरिएंट क्वांटिटी आ रही थी। देयरफॉर वेलोसिटी ऑफ लाइट विल बी डिफरेंट इन डिफरेंट इनर्शियल फ्रेम्स। तो अब इससे ये हो गया कि जो है आपके पास वेलोसिटी एडिशन थ्योरम के अकॉर्डिंग जब गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन से देखा तो हमने ये देखा कि जो वेलोसिटी होती है वो वेरिएंट क्वांटिटी होती है। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट जो डिफरेंट होगी डिफरेंट इनर्शियल फ्रेम्स में, विच मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी बी रिलेटिव टू ईच अदर।
ए वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एन इनर्शिया फ्रेम इज एट रेस्ट। वो कह रहे हैं अगर वेलोसिटी ऑफ लाइट इनर्शिया फ्रेम में क्या है, रेस्ट में है, कितनी मानी है आपने, c है, ठीक है। देन अकॉर्डिंग टू न्यूटोनियन मैकेनिक्स इट्स वैल्यू शुड बी, तो इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए न्यूटोनियन मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग, c माइनस v। अगर एक फ्रेम रेस्ट में है और दूसरा मूव कर रहा है तो विच विद रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस फ्रेम विच मूव्स विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी v, तो आपके पास उस केस में वेलोसिटी कितनी आई थी, c माइनस v। दस ईथर इज एट रेस्ट। अब वो कह रहे हैं कि अगर ईथर रेस्ट पे है और अर्थ इस तरह से मूव कर रही है विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट, देन द वेलोसिटी ऑफ लाइट शुड बी डायरेक्शन डिपेंडेंट विद रिस्पेक्ट टू एनी ऑब्जर्वर ऑन द अर्थ। तो इसका मतलब उस केस में फिर वो कह रहा है अगर ईथर रेस्ट पे है और अर्थ अगर मूव कर रही है, वेलोसिटी ऑफ लाइट उस केस में डायरेक्शन डिपेंडेंट हो जाएगी विद रिस्पेक्ट टू, अब उस अर्थ के ऊपर ऑब्जर्वर्स भी तो हैं उनके ऊपर। हाउएवर एज अ वेलोसिटी ऑफ द अर्थ, जबकि वेलोसिटी ऑफ अर्थ होती है 30 किलोमीटर पर सेकेंड, इज़ वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू वेलोसिटी ऑफ लाइट। और वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है आपके पास, अगर किलोमीटर्स में बात करें क्योंकि ये भी किलोमीटर्स में है, वेलोसिटी ऑफ अर्थ है 30 किलोमीटर पर सेकेंड, बहुत ज़्यादा स्मॉल है। और ये है 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड, ये 10⁵ में जा रही है। द इफेक्ट ऑफ मोशन ऑफ अर्थ थ्रू ईथर इज़ वेरी स्मॉल, तो इसका मतलब जो ईथर है उसका तो इफेक्ट बहुत ज़्यादा स्मॉल होगा ऑन द वेलोसिटी ऑफ लाइट, वो तो इफेक्ट करेगा नहीं करेगा, ठीक है। इसीलिए माइकलसन एंड मोरे वर द फर्स्ट टू परफॉर्म अ वेरी सेंसिटिव एक्सपेरिमेंट। तो फिर माइकलसन और मोरे जो थे उन्होंने बहुत ज़्यादा सेंसिटिव एक्सपेरिमेंट एक परफॉर्म किया 1887 में, टू डिटरमाइन एनी चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ लाइट ड्यू टू द रिलेटिव मोशन ऑफ द अर्थ। वो कह रहा है कि वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी ऑफ लाइट उन्होंने निकाली ड्यू टू रिलेटिव चेंज इन द मोशन ऑफ अर्थ के कारण, रिलेटिव ड्यू टू अबव मेंशन फैक्ट्स, जो उनसे ऊपर वाले फैक्ट्स थे इन ड्रॉबैक्स को दूर करने के लिए। एंड एग्जिस्टेंस ऑफ ईथर वॉज प्योरली हाइपोथेटिकल, तो उन्होंने ये बताया कि जो साइंटिस्ट ने माना था एक ईथर नाम का एक जो है मटेरियल मीडियम है जिसके थ्रू जो है वेव प्रोपिगेट कर रही है, वो प्योरली हाइपोथेटिकल था। दस देयर वॉज नो फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच मे बी टर्म्ड एज अ यूनिवर्सल फ्रेम, तो ऐसा एक कोई भी जो है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं है जिसको आप क्या मान सको कि वो क्या है आपके पास यूनिवर्सल फ्रेम है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये था आपके पास कि ईथर की किस तरह से जो है वो इन्वेंशन हुई, सर्च फॉर ईथर, उसमें क्या क्या अजम्पशंस रखी गई, ठीक है। उसके बाद जो आपके पास है वो है माइकलसन एंड मोरले एक्सपेरिमेंट, जो आपको बताया गया था अभी कि इसकी लिमिटेशन को दूर करने के लिए फिर माइकलसन एंड मोरले ने एक एक्सपेरिमेंट दिया कि जो ईथर है वो पूरा पूरा हाइपोथेटिकल है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। द एम ऑफ माइकलसन एंड मोरले एक्सपेरिमेंट वॉज टू डिटेक्ट द मोशन ऑफ अर्थ रिलेटिव टू द ईथर बाय मेजरिंग द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डिफरेंट डायरेक्शंस ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है। उन्होंने क्या किया कि इस एक्सपेरिमेंट को क्या एम क्या था, मोशन ऑफ अर्थ निकालने के लिए रिलेटिव टू ईथर बाय मेजरिंग द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डिफरेंट डायरेक्शंस ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। आगे, डिटेक्शन ऑफ अर्थ्स मोशन रिलेटिव टू ईथर वुड मीन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ईथर एज अ फिक्स्ड फंडामेंटल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब यह है कि आपको ईथर को जो माना हुआ है वो फिक्स्ड फंडामेंटल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान लिया है विद रिस्पेक्ट टू द एब्सोल्यूट मोशन ऑफ द बॉडीज वुड बी डिटरमिन, ठीक है। एक फ्रेम आपका रेस्ट में होता है, एक जो है वो मूव कर रहा है, तो ईथर को हमने रेस्ट में मान लिया और अर्थ को हमने क्या करना है, मूव करवाना है उसके ऊपर जो ऑब्जेक्ट्स हैं। द एक्सपेरिमेंट is based upon the phenomena of interference of light and therefore the apparatus is used by them is known as Michelson's interferometer। अब इसको माइकलसन ने मोरले ने किया था, इसे इसका नाम क्या पड़ा है, माइकलसन्स इंटरफेरोमीटर, ठीक है। इसमें अब आपके पास क्या क्या है, अब हम साथ साथ थ्योरी पढ़ते जाएंगे और साथ साथ इसको समझते जाएंगे। ये फिगर की कैप्शन है आपके पास, माइकलसन्स एंड मोरलेज एक्सपेरिमेंट। A schematic diagram of Michelson's Morley experiment is shown in the figure।
A parallel beam of light B from a monochromatic source of light S falls on the semi-silvered glass plate. यहाँ तक पहले समझते हैं। वो कह रहे हैं कि पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रही है, ये बी आ रही है, ये एक ऐसा सोर्स है जहाँ से आपके पास मोनोक्रोमेटिक लाइट आ रही है। अब मोनोक्रोमेटिक लाइट क्या होती है? अ लाइट वेव दैट कंसिस्ट ऑफ ओनली सिंगल वेवलेंथ इज नोन एज मोनोक्रोमेटिक लाइट। तो वो कह रहे हैं एक मोनोक्रोमेटिक लाइट आ रही है एस से, ये कन्वेक्स लेंस लगाया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रेज फोकस होकर आगे ट्रेवल कर पाए। फिर वो कह रहे हैं कि पैरेलल बीम ऑफ लाइट जो बी से आ रही है मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट एस फॉल्स ऑन द सेमी सिल्वर ग्लास प्लेट। ये है आपके पास सेमी सिल्वर ग्लास प्लेट, ठीक है, पी के ऊपर फॉल कर रही है। सेमी सिल्वर का मतलब ये है कि कुछ पार्ट इसमें से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, कुछ पार्ट इसमें से ट्रांसमिट हो जाएगा, इसलिए इसको सेमी सिल्वर रखा गया है। यहाँ तक हम पहुँच चुके हुए हैं, ठीक है। इंक्लाइंड कितने एंगल पे करा हुआ है? 45 डिग्री पे। यहाँ से जो रेज इसके साथ जो बना रही है एंगल कितना बना रही है? 45 डिग्री पे, ठीक है, विद द हॉरिजॉन्टल एट पी, इस पी के ऊपर दिस बीम स्प्लिट्स अप इनटू द टू पार्ट्स। यहाँ पर आने के बाद पता है ये सेमी सिल्वर है तो दो पार्ट्स में स्प्लिट हो जाएगा, एक B2 और एक B1। वो कह रहे हैं एक B1 एंड B2 ड्यू टू जब B1 से जाएगी रे तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो रिफ्लेक्शन, जब B2 में जाएगी तो उसी मीडियम से टकराने के बाद वहीं रिफ्लेक्ट बैक हो रही है तो आपके पास रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ये आपके पास है यहाँ तक। अभी तक हमने कुछ नहीं किया। बीम आ रही है, सेमी सिल्वर मिरर के ऊपर फॉल हो रही है, दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई है B1 और B2। वो कह रहे हैं विच मूव्स अलोंग परपेंडिकुलर डायरेक्शन अब दोनों एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करेंगी। द रिफ्लेक्टेड बीम B1 मूव्स टुवर्ड्स द मिरर M1 वाइल द रिफ्लेक्टेड रे मूव्स टुवर्ड्स द मिरर M2। यहाँ देखते हैं, वो कह रहे हैं कि जो सी आपके पास B1 रिफ्लेक्टेड है वो M1 की तरफ जाएगी और जो रिफ्लेक्टेड है वो M2 की तरफ जाएगी, ठीक है। आगे क्या कह रहा है? द मिरर्स M1 एंड M2 आर केप्ट एट इक्वल डिस्टेंस। M1 और M2 को इक्वल डिस्टेंस पे रखना है। इज फ्रॉम प्लेट P एट M1 एंड M2 these beams are at M1 and M2 these beams are incident normally and therefore retrace their path after reflection। और कह रहा है कि यहाँ पर जो M1 और M2 मिरर रखे गए हैं, ठीक है, यहाँ से जो बीम है वो कैसे जाएगी? बिल्कुल परपेंडिकुलर फॉलो करेगी और अपना पाथ रिट्रेस कर लेगी। यहाँ पर टकराने के बाद अगेन यहाँ से रिट्रेस करेगी अपना पाथ। तो फिर वो कह रहे हैं जब रिट्रेस हो जाएगा, retrace their path after reflection on returning back to P the two beams reunite and are observed through a telescope T। वो कह रहा है P पे आने के बाद देखो यहाँ से रे आगे चलेगी, यहाँ से कुछ ट्रांसमिट हो जाएगी, दो मिरर्स ने अगेन यहाँ से अब आपके पास सपोज यहाँ से रे जो है वो रिट्रेस हो रही है और यहाँ से बीम जो है दोनों के दोनों टकराने के बाद इस जो दोनों बीम से अपना पाथ रिट्रेस कर लिया है और टी आई पी इसके थ्रू ऑब्जर्वर इसको क्या कर रहा है? ऑब्जर्व करेगा इस पैटर्न को। तो क्या दो बीम जो रीयूनाइट हो जाएंगी, सुपर इम्पोज ऑफ दीज बीम्स ब्राइट एंड डार्क इंटरफेरेंस फ्रिंजेस बनेगी। हमें पता है इंटरफेरेंस क्या होता है, जिसमें आपके पास दो वेव सुपर इम्पोज करती हैं। जब क्रस्ट के ऊपर फॉल करेगा या ट्रफ के ऊपर फॉलो करेगा और जब वेव सेम फेस में मीट करेंगी तो आपके पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अकर होगी और जब आपके पास वेव्स आउट ऑफ फेस मीट करेंगी तो आपके पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अकर होगा। तो वो कह रहा है अब इस केस में कि आपके पास अब बीम्स ब्राइट एंड डार्क बैंड बन चुके हुए हैं, वेव सुपर इम्पोज हो चुकी हुई हैं। वो कह रहे हैं बीम B2 passes through the glass plate P thrice whereas B1 does it only once। वो कह रहे हैं जो B2 है ना वो दो बारी ट्रैवल करी है और जो B1 है उसको बस एक ही बारी जाना पड़ा है यहाँ से, ठीक है, और इसको एक बारी पहले गई फिर इधर से फिर वो वापस भी आएगी तो उसे दो बारी पार्ट ट्रैवल करना है और इसको B1 को सिर्फ एक ही बारी करना पड़ेगा। तो इसका मतलब तो हमारे पास B2 ने दो बारी ट्रैवल किया P में से और B1 ने एक ही बारी किया। इन ऑर्डर दैट बोथ द बीम्स B1 एंड B2 पास थ्रू सेम ग्लास थिकनेस बिफोर एंटरिंग द टेलीस्कोप में एंटर करने से पहले, ठीक है, वो सेम थिकनेस में से पास हो सकें
तो आपको अनदर ग्लास प्लेट P1 हैविंग सेम थिकनेस एंड इंक्लिनेशन एज P इज प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ बीम P1। तो आपको बीच में एक कंपनसेटिंग प्लेट लगानी पड़ेगी, वो ग्लास प्लेट है P1। इस डायग्राम में शो नहीं की गई है, वो कह रहा है इस पाथ को कंपनसेट करने के लिए आपने एक P डैश जो है वो प्लेट लगा देनी है, ठीक है। और इंक्लिनेशन एट P इस प्लेस इन द पाथ ऑफ द, इसलिए यहाँ पर डॉटेड से दिखाया गया है इसको, यहाँ पर कंपनसेटिंग प्लेट जो है वो लगाई गई है, क्योंकि जब B2 को 2 बार ट्रैवल करना पड़ा है, B1 को एक ही बार ट्रैवल करना पड़ा है, इस एक्स्ट्रा पाथ को कंपनसेट करने के लिए एक कंपनसेटिंग ग्लास प्लेट लगा देंगे, ठीक है। अब वो आगे कह रहा है द इंटरफेरोमीटर इज सो एडजस्टेड दैट इट्स आर्म P1M पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द अर्थ एंड अदर आर्म PM2 इज परपेंडिकुलर टू इट। वो कह रहा है PM1 जो सा है, ये PM1 ये आपके पास इस तरह से इसको एडजस्ट करना है कि PM1 जो है आपके पास पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अर्थ एंड अदर आर्म परपेंडिकुलर टू इट। लेट C and V represents the velocity of flight and orbital velocity of the earth रिस्पेक्टिवली इन स्टेशनरी ईथर को हमने स्टेशनरी लिया हुआ पहले ही बता दिया था स्टार्टिंग में ही। Therefore the velocity of flight of the journey from P to M1 is, अगर एक स्टेशनरी है एक मूव कर रहा है तो वेलोसिटी एडिशन थ्योरम से आपके पास C माइनस V आ जाएगा एंड रिटर्न जर्नी फ्रॉम M1 टू P विल बी, अब अपोजिट जब लेते हो तो आपके पास यहाँ क्या आएगा प्लस C प्लस V relative to the interferometer or observer if T1 is the time taken by light to travel from P to M1, T1 टाइम लग रहा है P to M1 में and then and back then, तो T1 आपके पास टोटल टाइम टेकन कितना लगेगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस इज L और स्पीड इज C माइनस V जाने के लिए और आने के लिए C प्लस V। इसको सॉल्व कर देंगे 2LC आपके पास आ जाएगा, यहाँ पर जब आप लोगे तो C स्क्वायर माइनस V स्क्वायर, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 2L C स्क्वायर माइनस V स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो ऊपर आपके पास यही टर्म बचेगी, तो यहाँ से C स्क्वायर कॉमन लेंगे 1 माइनस V स्क्वायर बाई C स्क्वायर, अगेन इस C से C कैंसिल, एक नीचे सिंगल C बचेगा आपके पास। तो यहाँ पर आपके पास जब कॉमन ले लोगे नीचे C स्क्वायर है, जब ऊपर पूरा लेके जाओगे तो पावर माइनस में हो जाएगी इसकी, ये देखिए माइनस में हो गया -1, तो 2L बाई C बायनोमियल एक्सपेंशन लगाएंगे तो 1 प्लस NX आ जाएगा। तो -1 जो पावर थी पावर अंदर चल जाती है, बायनोमियल एक्सपेंशन का मतलब होता है 1 प्लस x की पावर n दिया हुआ है तो बायनोमियल एक्सपेंशन लगती है 1 प्लस n इंटू x। अगली हायर पावर्स हम नेगलेक्ट कर देंगे इसमें, तो इसका मतलब 1 प्लस ये x हो गया कि पावर 1 जो भी पावर होएगी उससे मल्टीप्लाई कराते हैं, -1 इंटू -1 इज़ +1, तो इसलिए आपके पास ये आ जाएगा। यहाँ तक आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आ गया होगा। इसी आर्टिकल को अभी कंटिन्यू करेंगे लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो दिस ऑल वाज अबाउट योर टुडेज़ वीडियोज़ लेक्चर। थैंक यू स्टूडेंट्स।